नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के मोहन। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम एक ऐसे हीरो, एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे क्रांतिकारी की वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके ऊपर एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं जिसने अपने कामों से उस समय के ब्रिटिश पूरे साम्राज्य को हिला रखा था। इतना ज्यादा इनका खौफ था कि अंग्रेज लोग आजाद के नाम से कांपते थे, और इतना इनके अंदर ताकत थी, इनके अंदर जोश जज्बा था, मातृभूमि के लिए प्रेम था कि जब भी चंद्रशेखर आजाद जब भी अपनी बातों को लोगों के आगे बताते थे तो वो मुर्दों में भी जान फूंक देते थे। उनकी बातें इतनी जबरदस्त होती थी कि हर एक व्यक्ति को इतना इंस्पायर कर देते थे, इतनी ज्यादा उनके अंदर मेहनत और दिमाग था कि वो इतनी कनेक्शंस बना लेते थे लोगों से कि सब कुछ करने के बावजूद, बार बार उनके ग्रुप के लोगों के टूटने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यही एक ऐसा पर्सन है जिसकी मेहनत जो थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन कुछ कारणों से भगत सिंह को ज्यादा वैल्यू दी गई चंद्रशेखर आजाद के मुकाबले। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो बायोग्राफी है बहुत प्रेरणादायक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 1906 में हुआ था। जन्म से इनका नाम जो था चंद्रशेखर तिवारी पड़ा, लेकिन आगे चलकर इनके नाम के साथ तिवारी को हटाकर आजाद शब्द जोड़ दिया गया। इसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है, बताएंगे हम आपको। प्लेस ऑफ बर्थ जो है इनका मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बावरा विलेज के अंदर हुआ था। पिता का नाम पंडित राम तिवारी, सीताराम तिवारी, जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर थे उस टाइम पीरियड के। और उस टाइम पीरियड के जो पुलिस ऑफिसर थे तो इनके बारे में बोला जाता था कि काफी सख्त व्यक्ति थे, काफी स्ट्रिक्ट पर्सन थे, और माता का नाम जागरानी देवी था। सीताराम जी के बारे में बोला जाता है कि बहुत दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे, जो ठान लेते थे वो अपने जीवन में पूरा करके दिखाते थे, और यही चीज चंद्रशेखर आजाद ने अपने पिता की खूबियों को प्राप्त किया। एजुकेशन की बात करते हैं तो हिंदी और संस्कृत के अंदर इन्होंने काफी अच्छी शिक्षा ग्रहण करी है। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन धीरे धीरे बदलकर भगत सिंह और बाकी लोगों की एंट्री के बाद जब ये रिपब्लिक एसोसिएशन टूट गया था तब इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन शुरू किया, HSR से। इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ाई लड़ी है। इनके ऊपर कुछ आरोप भी हैं, जिसके अंदर पहला आरोप था काकोरी कांड के बाद ट्रेन रॉबरी के बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी के बाद असेंबली में बम फेंकने के लिए टीम तैयार करना। इसके अलावा भगत सिंह को जेल से भगाने तक की तैयारी कर लेना, दीवारों को बम से उड़ाकर भगाने की तैयारी कर लेना, और देश में बार बार विरोधियों को, यानी कि जो उस टाइम पीरियड के जो रेवोल्यूशनरीज थे वो अंग्रेजों के लिए आतंकवादी माने जाते थे। तो अंग्रेजों के सामने हमेशा एक ताकत के रूप में खड़े होने वाला व्यक्ति, जिसने हमेशा अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो सामाजिक एनार्किज्म और लिबरलिज्म की व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। धर्म से हिंदू थे। मृत्यु जो हुई, भगत सिंह की मृत्यु से चंद दिन पहले इनकी मृत्यु हुई, जिसके बारे में फिर से हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे जो लोग होते हैं बेसिकली गद्दार टाइप के, जो देश के अंदर रहते हुए भी विरोधियों का सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे गद्दारों की वजह से देश ने बहुत सारे ऐसे महान बेटों को खोया है। ऐसे ही बेटों में बहुत सारे नाम है, जैसे आपके सामने चंद्रशेखर आजाद है, अशफाक उल्लाह खान है, और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। इनका अगर बात करें मेमोरियल, तो चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल बनाया गया है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के अंदर। तो इससे रिलेटेड आज हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे कि क्यों, किस उम्र में इन्होंने घर छोड़ा,
क्यों इन्होंने घर छोड़ा, इसके बाद ये बंबई कैसे पहुंचे, कैसे ये वाराणसी पहुंचे, वाराणसी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी के कांटेक्ट में कैसे आए, और महात्मा गांधी के कांटेक्ट में आने के बाद जब पॉलिटिकल कांग्रेस के अंदर करियर इनका बन जाता, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने करियर को बनाने की जगह अपने विरोध के लिए रेवोल्यूशनरीज की टीम बनाई। कहां कहां पर पैसों की समस्या आई, किस प्रकार से इन्होंने पैसे को कलेक्ट किया, किस प्रकार से इन्होंने लोगों की हत्या करी, किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसे फॉलो करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती जाएंगी जहां पर बहुत सी करंट अफेयर की वीडियोस जो आपके यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप हमें IAS विद हरि मोहन के लिए फॉलो कर सकते हैं, और प्रत्येक प्रकार की PDF जो हम वीडियो बना रहे हैं डेटाज की, वो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा आप स्टेट PCS और यूपीएससी एग्जाम के अलावा वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमसे पेनड्राइव कोर्सेज भी ले सकते हैं, जिसके लिए कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस के लिए, कोई भी गाइडेंस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, चंद्रशेखर आजाद की कुछ पहले इंपॉर्टेंट लाइन समझते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे फायर ब्रांड थे, फायर ब्रांड यानी कि एक आग का गोला होता है उसकी तरह थे, जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए देश को बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, लेकिन इनकी मेहनत जितनी इनकी थी उतनी ही बाकी लोगों की भी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से भगत सिंह और बाकी लोगों का नाम इतना ज्यादा हो गया कि कंपैरिजन में लोग आजाद को कमजोर या वीक समझने लग गए, और देश में किताबों में आजाद की थ्योरीज को पढ़ाना बंद कर दिया, जो कि गलत था। लेकिन इन्होंने भी देश के अंदर सेम लेवल के ऐसे बहुत सारे काम किए जिसके अंदर इनको देश में नवाजा जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए। इनके बारे में एक लाइन बोली जाती है, वैसे तो इन्होंने बहुत सारी लाइनें बोली थी कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद थे और आजाद ही रहेंगे। ये एक इनकी सबसे बड़ी लाइन थी। इनके बारे में बोला जाता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि इन्होंने अपने नाम के पीछे आजाद सिर्फ लिखा ही नहीं था, असलियत में उस आजाद को इन्होंने हमेशा फॉलो भी किया, कि इन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया, कभी भी पकड़े नहीं गए, और एंड में जब सरेंडर कर सकते थे, अपना जीवन बचा सकते थे, वहां बचाने की जगह भी आखिरी गोली से खुद को ही मार दिया। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे सुपर हीरो थे ये हमारे देश के। हालांकि देश इन्हें कभी नहीं भूलेगा, लेकिन इनकी एक बात थी, आई विल फेस द बुलेट ऑफ द एनिमीज। ये ऊपर वाली लाइन का ट्रांसलेशन है, आई हैव बीन फ्री एंड विल बी फ्री फॉर एवर। ये इनकी लाइन थी। इनके देश में इनके दिलों में देशभक्ति जो थी वो हमेशा बनी रही, और इनके मरणोपरांत भी जो ताकत से इन्होंने वो प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जो एसोसिएशन स्टार्ट करी थी, वो और कोई भी नहीं चला पाया इनके जाने के बाद में। इनकी प्रेजेंस की वजह से उस समय की जो कांग्रेस है वो भी इनसे चिढ़ने लग गई थी। दोस्तों, कांग्रेस की जो चिढ़ थी वो महात्मा गांधी ने अपने अखबार के अंदर, यंग इंडिया के अंदर, जो कल्ट्स ऑफ बॉम्ब्स है, उसके अंदर इन्होंने, महात्मा गांधी ने इस ग्रुप की बहुत बुराई करी, क्योंकि वहां पर दो विचारधाराओं का युद्ध था। यह नहीं कह सकते कौन गलत है कौन नहीं, लेकिन यह बात मानने योग्य है कि महात्मा गांधी ने विरोध किया था इनकी नीतियों का, क्योंकि वे अहिंसा के पुजारी थे। वे जानते थे कि हिंसा से देश को आजादी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ कहते थे चंद्रशेखर और भगत सिंह कि बहरों के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए विस्फोट करना जरूरी है, आवाज करनी जरूरी है। तो ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि दोनों की विचारधाराएं अलग थी। इसी वजह से शायद कांग्रेस ने या बीजेपी, जो कांग्रेस थी या गांधी जी थे, इन्होंने कभी इन्हें सपोर्ट नहीं किया। बुरा कोई भी नहीं था, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर के आजाद के जन्म की जानकारी तो हम आपको दे चुके हैं।
जन्म से ही इनके अंदर जो था युद्ध कला सीखने का बहुत टैलेंट था, इसीलिए इन्होंने रेसलिंग सीखा, स्विमिंग के बाद आर्चरी यानी निशाना लगाना सीखा। हनुमान जी के पक्के भक्त थे बचपन से ही, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने किसी अन्य महिला को कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया। ये भाला फेंकने में बहुत जबरदस्त माहिर थे। इन्होंने अपने शरीर का ऐसा गठीला शरीर बना लिया था दोस्तों कि इनके सामने इनके बारे में कहानी भी लिखी, इनके बारे में एक छोटी सी कहानी भी है कि इनके कद काठी और शरीर इतना मजबूत था कि एक व्यक्ति, गुंडे को इन्होंने एक बार थप्पड़ मारा था और वो बेहोश हो गया था, जबकि उस गुंडे का उस एरिया में बहुत नाम था। ये उस समय की बात है जब आजाद साहब मात्र 16 से 17 साल के थे। तो क्यों मारा था वो भी हम आपको बताएंगे, और उसके बाद क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब बात करते हैं इनके चाइल्डहुड की। तो चाइल्डहुड से बहुत ज्यादा ये आउटडोर गेम्स को प्रेफर करते थे, आउटडोर गेम्स को प्रेफर करते थे, और लेकिन पढ़ाई में ये एवरेज थे, कभी ज्यादा आगे पढ़ाई में नहीं बन पाए। अब बात करते हैं इनके बचपन की, वो बातें जो आपको बायोग्राफी के अंदर नहीं मिल पाती हैं। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको ऐसी बहुत कम लेख मिलेंगे जिनमें आजाद की पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है। आजाद की डिस्क्रिप्शन प्राप्त करने के लिए इन्हीं के सामने एक किताब आई थी जिसका नाम था बलिदान। इन्हीं के नाम से एक किताब आई थी बलिदान। ये बलिदान जो किताब थी ये बहुत फेमस हुई, बहुत पॉपुलर हुई। आज भी बहुत सारे लोगों के घरों में बलिदान किताब मिलती है, याद रखिएगा। इसके राइटर उस समय में चंद्रशेखर आजाद के साथ ही लड़ने वाले वे फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था नंद किशोर। इनका नाम था नंद किशोर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नंद किशोर निगम, ज्यादा किताबें नहीं है इनके ऊपर। नंद किशोर निगम साहब के बारे में बोला जाता है कि नंद किशोर साहब इनके साथ शुरू से जुड़े रहे, शुरू से, और शुरू से अंत तक इन्हीं के साथ रहे। तो इन्होंने जो एनालाइज किया भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के व्यवहार के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में, उन सभी का विवरण किया। अब सत्यता क्या है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने सभी कड़ियों को जोड़ा और अंत भी जो आपके चंद्रशेखर आजाद साहब का हुआ था उससे दोनों स्टोरीज को रिलेट करना आसान हो जाता है। अगर बात की जाए इनके दृढ़ निश्चय की, नेचर की, व्यवहार की, तो बच्चों बचपन से ये बहुत गुस्सैल समय के थे, गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे। एक बार की बात है इनके पिता पुलिस में थे। अब जिनके पिता पुलिस में, उन बच्चों में एक अकड़ तो आई जाती है, पापा पुलिस में है तो कौन मेरा कुछ बिगाड़ेगा। तो ये सोच की वजह से इन्होंने बाग में से आम निकाले, आम पेड़ों से तोड़ दिए और तोड़कर खाने लगे। 13 साल की उम्र में थे। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, जब माली ने उनके पिता को बताया तो पिता बहुत गुस्से हुए और इन्हें घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया और गेट के बाहर खड़े रहे। अब जब गेट के बाहर खड़े रहे तो चंद्रशेखर आजाद को इनके पिताजी ने कहा कि जाइए माफी मांग कर आइए उस माली से और अपोलोजाइज कीजिए कि दोबारा ऐसे काम नहीं करेंगे। जो चंद्रशेखर आजाद साहब हैं, इन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया क्योंकि नेचर इनका भी जिद्दी था, दृढ़ निश्चय था, जो सोच लिया वही करेंगे। पिता ने काफी दबाव दिया, नहीं माने। पिता अंदर चले गए, ये बाहर खड़े रहे, 3-4 घंटे तक इंतजार करते रहे। फिर पिता को बोला कि आप मुझे प्यार से बात कीजिए, मुझे घर के अंदर आने की परमिशन दीजिए तो मैं माफी मांग लूंगा। पिता कहते हैं कि पहले माफी मांगोगे तो घर के अंदर आने दिया जाएगा। तो इस बात से नाराज होकर अपने रिश्तेदारों के घर ये थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। जब शाम तक इनके पिता इन्हें लेने नहीं आते, इनके बारे में कोई खोज खबर नहीं लेते, तो गुस्से के अंदर दोस्तों ये घर छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। और ये जो घर छोड़ने का निर्णय था 13 साल की उम्र में इन्होंने लिया था कि माफी नहीं मांगेंगे। इतना दृढ़ निश्चय था कि झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन निश्चय पूरा करके जाऊंगा। ये इनकी एक सोच थी। अब पिता ने जब इन्हें घर में घुसने नहीं दिया तो ये घर छोड़कर चल दिए। अब इनके घर से जो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन था भाइयों 40 किलोमीटर, 40 मील था असलियत में, 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है, तो 40 मील तक पैदल चले। 13 साल का बच्चा रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचा तो टूटा, थका हारा, भूख से परेशान, पूरी मेहनत खराब, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, घर वापस जाना नहीं था, सोच रखा था कि घर नहीं जाऊंगा।
तो ऐसी परिस्थिति में इतने थके हुए थे कि सामने ट्रेन दिखी, ट्रेन में चढ़ गए, पता नहीं कहां जाएगी कहां नहीं, रास्ता मिला खाली थी, सो गए। जब इतने थके हुए थे कि उठे, तो उठने के बाद जब इन्होंने आंखें खुली तो चारों तरफ ट्रेन से उतरे तो भव्य बड़े बड़े मकान दिखे, बड़ी बड़ी मंजिलें दिखी, इमारतें दिखी, सब हवाजाई दिखी। इनका जन्म जो था गांव का था, और जब शहर में आए तो इनको मुंबई शहर जो था बड़ा अचंभित कर गया। तब ये भूख से परेशान थे, एक होटल पहुंचे तो बड़ी मिन्नतें करी दोस्तों इन्होंने कि भाई मुझे खाने को दे दो। जब मिन्नतें पूरी नहीं हुई तो होटल के मालिक से इन्होंने बदले में कहा कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, बट मुझे खाने को दे दो। तो उस परिस्थिति के अंदर जो आजाद साहब थे, इन्हें होटल के अंदर बार बार मिन्नतें करने के बाद काम मिला, और इन्हें पैसे नहीं मिलते थे उस समय में। जब ये 13 साल के थे पैसे नहीं मिलते थे। अब पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन 2 वक्त का 3 वक्त का खाना इन्हें मिल जाता था। अब खाना मिलता था, ऐसे जीवन इनका चलता जा रहा था। थोड़े टाइम पीरियड बाद शरीर भरा, कदकाठी और निकली। तो 14-15 साल की उम्र में फिर इन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम में भी पत्थर ढोए, मेहनत करी, काफी शारीरिक श्रम किया। उसके अंदर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे, 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, अकेला एक ऐसा हत्याकांड जिसने मेरे ख्याल से हर युवक के दिल में एक आग लगा दी थी। इसी से ही उधम सिंह, इसी से ही भगत सिंह, इसी से ही आजाद और सैकड़ों ऐसे जो विरोध करने के लिए हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने कसम उठा ली थी कि अब इनके कंट्रोल में नहीं रहना। बहुत समय हुआ। इस परिस्थिति के अंदर अब क्या हुआ, इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने के बाद दोस्तों ये बनारस आ गए। इस परिस्थिति से ये वैसे ही परेशान थे, बनारस आए। बनारस आने के बाद में काशी विद्यापीठ के अंदर इन्होंने एडमिशन ले लिया और यहां से हिंदी और संस्कृत के साहित्यों की स्टडी करी। काशी विश्वनाथ के बारे में, विद्यापीठ के बारे में बोला जाता है कि बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे। वो सारे के सारे रेवोल्यूशनरीज इसी काशी विद्यापीठ से निकले थे, जिसमें से लाल बहादुर शास्त्री हो गया, और भी बड़े दिग्गज नेता थे जो यहीं पर पढ़े। और जब पढ़कर बाहर आए तो उन्होंने अपने रेवोल्यूशन से देश के आगे बहुत सारे बदलाव किए, लोगों को दिखाया कि वो क्या है। अब जब यहां पर पढ़ने आए, 16 साल की उम्र हो चुकी थी। 16 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाई करी, सब करा, मेहनत करी, शरीर कदकाठी बनाया, बहुत अच्छा शरीर कदकाठी बनाया। उस टाइम पीरियड के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ कि बैसाखी के दिन सभी सिख के जो अपना एक समुदाय है, ये सदैव वैसे मदद के लिए खड़ा रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। आज भी मुसीबत हो तो ये सबसे पहले अकेला एक ऐसा समुदाय है जो रोटी, अनाज, दान, पुण्य कर्म में सबसे आगे बिलीव करता है। इन्होंने अंग्रेजों की भी नाक में दम कर रखा था और मुगलों के शासन को भी इन्होंने बहुत तंग कर रखा था, याद रखिएगा। मुगलों के लिए इन्होंने एक बहुत मेहनत करी थी। इसी के लिए हमने कुछ वीडियोस बना रखी हैं, जैसे कि हमारे पास गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड बहुत सारी जो वीडियोस आप उनको देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि बैसाखी के मेले के अंदर सारे के सारा सिख समुदाय इकट्ठा होकर एंजॉय कर रहा था, और उस समय के अंदर अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति झुंड बनाकर नहीं रहेगा। जब इन्होंने उस नियम का उल्लंघन किया और बैसाखी के मेले में जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर गुरुद्वारे से, जो मेन गुरुद्वारा है गोल्डन टेंपल, उससे मात्र आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पर इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए तो पीछे से रास्ता बंद करके सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। जब हत्या करी तो उस समय के अंदर क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था, जो अति शोषणकारी नीतियां थी, एक्सप्लॉयटेशन था, वो अपनी चरम सीमा पर था। और चरम सीमा पर जब था तो उस परिस्थिति के अंदर तब से इन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों का विरोध करने की मन में ठान ली। एंटी ब्रिटिश यूफोरिया को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया कि कोई भी नियम हो,
विरोध करना है अंग्रेजों का, इनके साथ नहीं रहना है। इन्होंने ही धीरे धीरे आगे चलकर यंग इंडिया रेवोल्यूशनरी को ज्वाइन किया और अपनी पूरी लाइफ का गोल सिर्फ एक बात पे निकाल दिया कि हमें देश को आजादी दिलानी है, अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर भगाना है। इन्होंने बहुत खून पी लिया हिंदुस्तानियों का, ये इनकी नीति थी। अब ऐसे ही जब ये इस मूवमेंट से जुड़ चुके थे तो ज्यादा उम्र नहीं थी, कसरत भी करते थे, शरीर भी बना लिया था, निशानेबाजी भी बहुत अच्छी करते थे। इस बीच में इनके साथ का, जब तक ये इस एज में थे बनारस के अंदर, इनका कोई नाम नहीं था। अब धीरे धीरे आया इनका इंसिडेंट क्या हुआ कि पहली बार ये एक मंडी में खड़े हुए थे तो वहां पे एक नामचीन गुंडा था, बहुत नाम था उस गुंडे का। वो औरतों को टीज करता था, चलती हुई महिलाओं का हाथ पकड़ लेता था, कमेंटबाजी करता था, उल्टा सीधा कुछ कुछ बोलता रहता था। तो जब वो गुंडा उल्टा सीधा बोलता रहता था तो एक दिन क्या हुआ कि जो आजाद साहब है अपने एक मित्र के साथ उसी बाजार में कुछ खरीदारी कर रहे थे, तो इनके पास एक महिला खड़ी हुई थी। उस महिला का उस गुंडे ने आकर हाथ पकड़ लिया। गुंडे ने जब महिला का हाथ पकड़ा तो आजाद साहब को बहुत गुस्सा आया। आजाद साहब ने उससे हाथ छोड़ने को बोला, वो बंदा नहीं माना। जब नहीं माना तो इन्होंने क्या किया कि उस गुंडे को उठाकर पटक दिया, पटका और पीट दिया। इतना सही तरीके से उसको पीटा या धोया कि दोस्तों दोबारा उसकी कोई गुंडागर्दी की खबर नहीं आई। तब से इनका नाम धीरे 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 अलग अलग कहानियों के साथ जुड़ने लगा। अब जब बात आई, जब अलग अलग कहानियों से इनका नाम जुड़ने लगा तो इनकी पॉपुलैरिटी जो थी और ज्यादा बढ़ने लग गई। उस परिस्थिति में महात्मा गांधी भी इंडिया में आए थे 1919 के अंदर। जब 1919 के अंदर महात्मा गांधी आए थे देश के अंदर, तो इस परिस्थिति में ये इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्या था कि अब ये चंद्रशेखर आजाद बनने वाले थे तिवारी से। चंद्रशेखर आजाद बनने वाले थे तिवारी से। हुआ क्या कि महात्मा गांधी ने आते के साथ जब देखा और देश की परिस्थितियों को ध्यान दिया, तब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करवाया। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कराया तो इससे पीछे भी छोटी सी एक कहानी समझ लीजिए कि कांग्रेस का जो जन्म था इंडिया के अंदर 1885 में, कांग्रेस जो थी एक्शन में थी 1885 में। लेकिन ये जो थी ऐसी पार्टी थी जिसके हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट से अच्छे संबंध पाए गए कि इन्हें कहा जाता था कि अंग्रेज और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे कोई बेनिफिट नहीं है, ये कभी देश को आजादी नहीं दिला सकते। ऐसा इनका इतिहास रहा है। कहा जाता है कि ज्यादातर जो बातें हैं ये हिंदुस्तानियों की बातें अंग्रेजों को नहीं बताते थे, अंग्रेजों के आदेश यहां पर थोपे जाते थे तो उसमें ये मदद करते थे। लेकिन क्या हुआ, परिस्थिति बदली, शोषणकारियां नीतियां बढ़ती जा रही थी। गांधी जी हिंदुस्तान आए। आने के बाद गांधी जी का वैसे भी साउथ अफ्रीका की टॉलस्टॉय की स्टोरी से काफी नाम था। रंग भेद की नीतियों से हिंदुस्तान में काफी चर्चाएं आ चुकी थी गांधी जी की। तो क्या हुआ कि गांधी जी जब इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट के अंदर क्या था कि असहयोग आंदोलन था, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। इस परिस्थिति में जो आजाद साहब हैं, चंद्रशेखर आजाद, उस समय में युवा थे, घर घर जाकर लोगों को ये चीज समझाते थे, लोगों से मिलते थे, अलग अलग तरीके के नाटक, ड्रामा या अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन ये सभी जाकर जनता तक पहुंचाते थे और उन्हें प्रेरित करते थे कि तुम्हें किस प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है। ये नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है काफी तेजी से चलने लगा। तो हुआ क्या कि गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था, इस बीच में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पर कि ये क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दल को बढ़ा रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इन्हें पकड़ लिया गया। इन्हें पकड़ना जो था वो उस समय के अंदर पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद इन्हें जेल ले जाया गया। तो उस टाइम पीरियड में जो पकड़ने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था सरदार गुंडा सिंह।
गुंडा सिंह जी जो थे, सिंह जी इसलिए लगा रहा हूं जस्ट बिकॉज ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो अपनी ड्यूटी पूरी करते थे। सरदार गुंडा सिंह जो थे एक पुलिस अफसर थे। इन्होंने इसे पकड़ा और आजाद साहब को पकड़ा और पकड़ने के बाद इनसे 15 कोड़े मारने की बात की गई। 15 कोड़े यानी हंटर से क्या होता है दोस्तों, खींचकर मारा जाता है। इन्हें बर्फ पर लिटाया गया और 15 कोड़े मारने का आदेश दिया। आदेश अपने बेस्ट लठैत को दिया, लठैत यानी कि डंडा मारने वाले पनिशर को दिया। जब इनसे पीटा जा रहा था, जब इनको पीटा जा रहा था तो पर जितनी बार इन पर बैत मारी जा रही थी, जितनी बार इन पर डंडे मारे जा रहे थे, इन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। जैसे जैसे बेत पढ़ते गए, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय के नारे लगे। इस प्रकार से उस पहली बार के अनुभव में पुलिस के जो डिपार्टमेंट में गुंडा सिंह जी जो थे वो समझ गए कि ये एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है जिसका विजन क्लियर है, ये देश के लिए कुछ करना चाहता है। जब इन्हें पकड़ा गया तो पहली बार जब इन्हें पकड़ा गया तो इनसे इनका नाम पूछा गया। दोस्तों उस समय में इन्होंने अपना नाम जेल की अथॉरिटीज को बताया कि मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम पूछा तो पिता का नाम इन्होंने बताया स्वतंत्रता। पिता का नाम इन्होंने बताया, क्या बताया, स्वतंत्रता। और इनसे पूछा गया कि तुम्हारा रेजिडेंस कहां है, तो कहता है जेल ही मेरा रेजिडेंस है, जेल में ही रहूंगा, एक्टिविटी करे बिना मैं मानूंगा नहीं। तुम मुझे पकड़ोगे तो जाहिर सी बात है जेल ही मेरा क्या है, रेजिडेंट है। 15 कोड़े मारे गए, कोड़े मारने वालों की आंखों में आंसू आ गए, भारत माता की जय के नारे सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए कि एक छोटा सा बच्चा, मात्र 16-17 साल का बच्चा किस प्रकार से देश की आजादी के लिए अपना विजन क्लियर लेकर चल रहा है। धीरे धीरे जब इनका फिर फाइनलाइज हुआ जेल से, तो यही गुंडा सिंह जी इनको अपने घर लेकर गए, दूध पिलाया, मरहम पट्टी किया और समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं हुआ तो इन्हें वहां से छोड़ दिया गया। अब जैसे जैसे इन्होंने अपना नाम उठाया वैसे वैसे इनका नाम बढ़ता गया और इन्होंने अपने नाम के आगे चंद्रशेखर तिवारी हटाकर आजाद जोड़ना शुरू कर दिया। जब चंद्रशेखर आजाद नाम रखा गया तो धीरे धीरे इनकी फैन फॉलोइंग, पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। अब समय आ चुका था जब पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, इन्हें बीच में दोस्तों इनके बारे में एक पॉइंट और समझ लीजिए। जब ये 1919 का असहयोग आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी ने नोटिस किया, या कांग्रेस पार्टी ने आजाद की एक्टिविटीज को नोटिस किया। आजाद की एक्टिविटीज और फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इनके विजन, इनकी कर्तव्य, इनकी कारस्तानियां इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि कांग्रेस के लीडर्स इन्हें अपने ही बराबर में लाकर बिठाना चाहते थे। वे चाहते थे कि ये भी हमारे साथ ही जुड़े, हमारे साथ जुड़े, और उस टाइम पीरियड में ये जुड़ जाते तो एक बहुत बेहतरीन जीवन जी रहे होते दोस्तों, बहुत बेहतरीन जीवन जी रहे होते। ऐसा जीवन जो लेविश लाइफ शायद आपके देश में नेहरू ने जी है, वही लाइफ जी रहे होते। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, जो चंद्रशेखर आजाद है उन्होंने नोटिस किया था कई बार कि कांग्रेस का जो कनेक्शन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनसे बहुत अच्छे कनेक्शन थे। कई बार इन्होंने नोटिस किया कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, ये अंग्रेजों के साथ, जो इनके साथ थे, काफी अच्छे कनेक्शन रखते थे। किसके साथ में? कांग्रेस के साथ में। तो अब इनके दिमाग में अंदर ही अंदर जो था, इनके लिए एक वैर धीरे धीरे बनने शुरू हो गया। अब क्या हुआ, सूरत सेशन के दौरान, हालांकि इस पे वीडियो बना रखा है, देख सकते हैं, सूरत सेशन जब बैठा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस की जो ट्यूनिंग थी, कांग्रेस की ट्यूनिंग जो थी उस टाइम पीरियड में 1906 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ने लग गई, और जो धीरे धीरे जो इनकी पॉलिसीज को एट प्रेजेंट जो समझ रहे थे, आजाद साहब बहुत अच्छे से समझ रहे थे। अब उन्होंने दो चीजें नोट करी। दो चीजें क्या नोट करी? सबसे पहली चीज क्या थी कि जो
चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग बंद होते थे तो इन्हें आतंकवादी समझा जाता था, और अगर ये लोग बंद होते थे कांग्रेसी तो इन्हें पॉलिटिशियंस समझा जाता था। जिन्हें पॉलिटिशियंस समझा जाता था इन्हें दिया जाता था बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, और जिन्हें आतंकवादी समझा जाता था उनके साथ दरिद्रता की जाती थी, बहुत घटिया हरकतें, अनहाइजीनिक लाइफ दी जाती थी। तो अब क्या था कि धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अलग अलग लोगों के नाम उठने लग गए थे। तब इन्होंने पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार HRA ह्यूमन रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे एग्रेसिव मैनर के अंदर हम क्या करेंगे, एजिटेट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और देश को आजादी दिलाएंगे। अब इन्होंने जो फाउंडेड किया इसके अंदर ये थे, इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल थे, और भी बहुत सारे लोग इनके नेतृत्व में धीरे धीरे जुड़ने लग गए। जब धीरे धीरे इनके नेतृत्व में जुड़े तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये बढ़ने लगी। इस बीच में फंड्स कलेक्शन जो था, क्योंकि कोई भी कार्यवाही तभी हो पाती जब फंड्स होते, फंड्स के लिए इधर उधर से अलग अलग लोगों से कनेक्शंस बनाना, उनसे बातचीत करना, उनको आगे चलाना, ये बन चुका था। अब जब अलग अलग कलेक्शंस के लिए बात आई तो फंड्स के लिए सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया, क्योंकि इनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट से तो इन्होंने ही आगे चलकर सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया था। इन्होंने ही आगे चलकर सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया था, और लूटने का प्लान भी इस प्रकार से बनाया कि ट्रेन जा रही थी दोस्तों, एसोसिएशन को पैसा चाहिए था तो ट्रेन जो थी, अब ये जो एसोसिएशन का काम था ये शुरू हुआ 9 अगस्त 1925 का सीन है दोस्तों। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने ट्रेन लूटने का सोचा, तो जो ट्रेन थी शाहजहांपुर से लखनऊ फिर दिल्ली जाना था, इसके अंदर जो था काफी सारा पैसा जाता था। अब इन्हें भी नहीं पता था असलियत में पैसा क्या है क्या नहीं है, कितना है पैसा, कितना ही नहीं पता, लेकिन इन्होंने प्लानिंग करी कि ऐसे लूटेंगे, ऐसे कूदेंगे और नदी पार करके निकल जाएंगे और बच जाएंगे। प्लानिंग के अंदर क्या था कि इनमें से बहुत सारे लोग उसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे। जब ट्रेन लखनऊ के पास रुकी तो इन्होंने क्या किया, लोगों को समझाते हुए, आवाज करते हुए, उनको अपने पक्ष में लेते हुए कि हम क्रांतिकारी हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, ये पैसा देश के हित के काम आएगा, युद्ध के काम आएगा, और इन्होंने ट्रेन लूट ली दोस्तों। जब ट्रेन लूटी गई तो ट्रेन लूट कर भाग गए सारे के सारे। अब क्या हुआ, HRA ने ये सोचा कि ट्रेन लूट ली, पैसा आ गया, अब आगे धीरे धीरे काम बढ़ेगा। अब आ जाता है इसमें रोल जो था पुलिस का। पुलिस जो थी बहुत एक्टिवली इन सदस्यों की पहचान कर रही थी, इन सदस्यों को लूट का पैसा जो था वो पकड़ना चाहती थी। अब लूट का पैसा पकड़ने के लिए बहुत तेजी से क्या हुआ, सर्च प्रोग्राम्स चलाए गए। अब सर्च प्रोग्राम्स जब चलाए गए तो सर्च प्रोग्राम्स के अंदर क्या हुआ कि HRA के लगभग सभी सदस्य पकड़े जाने लगे, तेजी से पकड़े जाने लगे। अब देखिए ना, इधर क्या लिखा हुआ है कि ये ट्रेन की हमें बड़ी मुश्किल से एक फोटो मिली जिसके अंदर से 8,000 रुपए चुराए गए थे। इनमें से जो क्रांतिकारियों को सजा दी जाती थी, या तो मौत की सजा दी जाती थी जो पकड़े गए, जैसे बिस्मिल लहिरी खान हो गया, अगर रोशन हो गया, आगे बहुत जो लोग पकड़े गए। कुछ को इन्हें काला पानी की सजा दी गई 3 साल से 14 साल तक की, इनमें से कुछ एक मारे गए। तो ये जो प्लान था चोरी का, इससे क्या हुआ, पूरा HRA ग्रुप टूटने लग गया, फंडिंग की वजह से टूटने लग गया। इस बीच के अंदर जो लूप होल से वो सारे के सारे कवर होने लगे और धीरे धीरे सारे के सारे लोग पकड़े जाने लगे। अब आ जाती है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जिंदा या मुर्दा, पैसे बाद की बात है, लोगों को गिरफ्तार करो। लोगों को गिरफ्तार करने की बातचीत चल रही थी तेजी से दोस्तों, तेजी से बातचीत चल रही थी और लोग पकड़े जाने लगे। तो इस बीच में क्या हुआ कि जो अपने ये चंद्रशेखर आजाद जी हैं ये भागने लगे, क्योंकि इनके सामने भी कोई रास्ता नहीं था। भागने लगे, भागने के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे छुपते छुपाते झांसी की जगह पर आकर बैठ गए।
अब जब ये झांसी की तरफ आकर रुके तो झांसी के एक मंदिर में रूप बदल दिया और रूप बदलकर ये रामायण के पाठ पढ़ाने लगे लोगों को। रामायण के जब पाठ पढ़ाने लगे तो इस परिस्थिति में इन पर, आजाद पर 2000 रुपए का इनाम था, जिंदा या मुर्दा। जिंदा या मुर्दा। पूरा ग्रुप टूट चुका था, इन्हें छुपने के लिए जगह चाहिए थी। छुपने के लिए जब जगह चाहिए थी तो उस परिस्थिति के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने छुपे रामायण का पाठ किया। रामायण के पाठ करते थे और मंदिर में ही खाते पीते और वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब इस बीच में क्या हुआ कि जो आपके पास नंद किशोर साहब की किताब है, निगम साहब की, उस किताब में घटना बताई गई। मंदिर में कुछ ही दिन बीते थे कि जब ये पांव धोने के लिए नदी की तरफ गए तो वहां पर क्या हुआ, इनके पैर में सांप चिपट गया। सांप ने इन्हें काटा नहीं और सांप धीरे धीरे चुपचाप अपना निकल गया। सांप ने निकल गया और सांप इनके पैरों पर चिपटा। तो ये चीज जो थी वहां की महिलाएं देख रही थी। वहां की जब महिलाएं देख रही थी तो एक र्यूमर फैल गया, एक अफवाह फैला दी कि ये तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, इनके पास तो बहुत दम है, पहुंचे हुए बाबा हैं, बहुत दम है। इनको अपना रिस्पेक्ट देने लगी। इनमें से एक महिला इन्हें अपने घर ले गई और अपनी 3 बेटियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए आराधना करी, रिक्वेस्ट करी। इस पर जो चंद्रशेखर आजाद है मान जाते हैं और उन्हें वहां पर पढ़ाते हैं। अब वहां पर पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे समय बीतता है और ये काकोरी कांड जो था, ट्रेन लूट का जो कांड था, जिसमें गन फायरिंग के अंदर आर्म्ड पुलिस वाले भी मारे गए, एक पैसेंजर भी मारा गया। तो इस कांड के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कहानी हल्की होने लगी पुलिस की नजरों के अंदर। केस दर्ज हो गया, सर्च कम होने लगी, बंदे नहीं मिले तो क्या हुआ, धीरे धीरे कहानी हल्की पड़ने लगी। इस बीच में ही महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अंदर कल्ट ऑफ बॉम्ब के आधार पर इस टीम के बारे में, काकोरी हत्याकांड के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी हुई, इस टीम के बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला। बहुत कुछ जब बुरा भला बोला तो इसमें एचआरए के मेंबर्स में आजाद ने अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया कि हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं। उन्होंने अपनी टीम का मंसूबा बताया कि क्या रीजन है। लेकिन अब बात फिर से वही आ जाती है, महात्मा गांधी जी जो थे वो मानते थे अहिंसा का पाठ। महात्मा गांधी मानते थे नॉन वायलेंस। उनका मानना यह था कि जीवित रहोगे तभी तो अपने आदर्शों को आगे लेकर चलोगे। महात्मा गांधी सदैव एक पॉलिसी चलाते थे जिसके अंदर अपने आप को सही रखो ताकि आपको बंद करने का, मारने का कोई आदेश ना हो। जबकि जो वायलेंस फॉलो करने वाले थे वो आजाद पार्टी थी, यानी कि एचआरए टीम थी। एचआरए टीम का विरोध करना जरूरी था क्योंकि यहां पर 2 मानसिकताओं का विरोध है। हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को गालियां देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को गालियां देते हैं। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोनों ही अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे थे और ऐसी आइडियोलॉजी थी कि देश को इकट्ठा करना था, एक की बांधना था। दूसरे की आइडियोलॉजी ये थी कि मैं मार कर लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाऊंगा। गलती दोनों की नहीं थी। ऐसा मत करना, आप मुझे कमेंट्स में गालियां मत लिखने लग जाना, क्योंकि सीधी सी बात ये, हम सिर्फ आइडियोलॉजी की बात करते हैं। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप एथिक्स और इंटीग्रिटी का सेक्शन पढ़ेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी को जब समझाया गया तो उस लेख के बाद महात्मा गांधी ने आगे कुछ नहीं बोला। अब क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद जब ये केस खत्म हुआ, लाहौर मुद्दे के बाद में, काकोरी कांड के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रुप को गठन करना जरूरी था। ग्रुप इकट्ठा किया गया। तो अब यहां पर देखिएगा, आजाद को धीरे धीरे फिर वापस कानपुर आए। कानपुर आने के बाद अपने एचआरए बेस जो जगह थे, हेडक्वार्टर्स, वहां पर इकट्ठे हुए। यहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये ऑलरेडी तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे, जहां पर भगत सिंह जो थे स्टडीज कर रहे थे। अब भगत सिंह की बातों से जो इंस्पायर होकर इन्होंने इसे ग्रुप में मिलाया। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि भगत सिंह का ऑलरेडी लाहौर के अंदर बहुत तगड़ा नेटवर्क चल रहा था लाहौर के अंदर। और भगत सिंह जी जो थे उस समय के अंदर बहुत पॉपुलर थे और उन्होंने भी अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। जब दोनों की आइडियोलॉजी, आजाद की और भगत सिंह की, मिली तो उस समय में यहां पर भगत सिंह क्यों आगे निकल गए, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो बुद्धि से काम करते थे, एजुकेटेड थे। उनका मानना था कि जितना ज्यादा लोग, जनसंख्या उनके पक्ष में होगा उतना ही उनकी नीतियों को चलाना, आदर्शों को बढ़ाना आसान
होगा, जबकि भगत सिंह यहां पर इन बातों पे कहीं पिछड़ जाते थे। अब आ जाती है बात कि उस समय में भगत सिंह जो थे, आजाद जो थे पिछड़ जाते थे, तो अब भगत सिंह जो थे उस समय में ऑलरेडी एक ग्रुप चला रहे थे जिसका नाम था नवजीवन। उसको फाउंड किया लाहौर के अंदर और उन्हें भी पैसे की आवश्यकता थी। जब यहां पर क्या हुआ कि इनके जब ग्रुप ऑलरेडी खत्म हो चुका था, एचआरए के सदस्य पकड़े जा चुके थे, तो एचआरए को फिर भगत सिंह और इन सब ने मिलकर इसको नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके अंदर जब नाम दिया तो उस समय के अंदर साइमन कमीशन जो था दिल्ली आया हुआ, सॉरी लाहौर आया हुआ था। अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है दोस्तों। साइमन कमीशन जो था आया हुआ था, साइमन कमीशन जो था वो क्यों आया था? लॉर्ड इरविन असेंबली जो थी उस समय में वायसराय के अंदर चलती थी, जिसमें 2 बिल पास हुए थे दोस्तों। 2 बिल पास हुए थे। बिल क्या था? एक बिल था ट्रेड बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। इस बिल को जबरदस्ती थोपा जा रहा था और इंडियंस को इसमें किसी भी प्रकार से बोलने की आजादी नहीं थी। जब बोलने की आजादी नहीं थी तो HSRA जो टीम थी इसका विरोध करती थी। HSRA जो थी टीम इसका विरोध करती थी। विरोध के अंदर जो ऑलरेडी बिल जो आए हुए थे, उस विरोध के अंदर क्या हुआ, साइमन कमीशन दिल्ली आया, 7 बंदों की टीम थी। उस टाइम पीरियड में ये सिर्फ चेकिंग करने आए थे कि जो बिल्स हैं या जो सरकार है किस प्रकार से चल रही है। मेन मंसूबे इनके ये थे कि सरकार के कामों को चेक करना था दोस्तों, कि उस समय की जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी वो कैसे काम कर रही थी। इस बात का पुरजोर विरोध किया गया इस ग्रुप के द्वारा। 30 अक्टूबर 1928 ये इनकी पूरे ग्रुप का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। 30 अक्टूबर 1928 को 1928 के अंदर लाला लाजपत राय के अंडर बाकी सभी HSRA के सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया। लाठीचार्ज हुआ तो स्कॉट ने क्या किया, दुश्मनी निकालने के लिए लाला लाजपत राय के सर पर डंडों से काफी बार हिट किया, काफी बार मारा। इस इंसिडेंट की वजह से लाला लाजपत राय साहब का स्वर्गवास हो गया। इस पर भी निगम साहब की किताब में एक लाइन लिखी है कि कुछ डॉक्टरों का कहना था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है हार्ट फेल होने की वजह से हुई। कुछ का कहना है कि पिटाई के घाव भर नहीं पाए थे, इस वजह से मृत्यु हुई। इस पर अभी भी विवाद है, याद रखिएगा। आगे क्या हुआ, अब जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो बदला लेने का नंबर आया तो सोच लिया कि भाई अब स्कॉट की हत्या करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या हुआ, स्कॉट की हत्या के लिए पूरी फील्डिंग हो गई। एक ने ग्रुप ने मारने का और भागने का एस्केप प्लान बना लिया था। स्कॉट को मारने की वजह से ये उधर पॉइंट पर जगह पर इकट्ठे हुए, लेकिन क्या हुआ, मिस्टेकन आइडेंटिटी से स्कॉट को मारने की जगह जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया। जॉन पी सॉन्डर्स को जब मारा गया तो भगत सिंह और ये सब भागने लगे। आजाद उस समय में क्या थे, इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे कि कोई इनके पीछे ना आए, तो ये गन लेकर लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। उस समय में इंडियन जो पुलिस के बंदे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे थे, उस समय में इन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश करी। काफी वार्निंग देने के बाद एक कांस्टेबल को आजाद ने गोली मार दी। आजाद ने गोली मारी और आजाद भी इधर से भाग गए और उस तरफ से ये भाग गए। अब भगत सिंह की मदद की, यहां पर भगत सिंह की मदद की गई और मदद करने के बाद इन्हें यहां से निकालना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो गया था। तो भगत सिंह को भगाने के लिए दुर्गा भाभी ने मदद करी। दुर्गा भाभी ने जब मदद करी भगत सिंह को भगाने के अंदर, तो उस समय में क्या था, भगत सिंह ने अपना रूप बदलकर ये वहां से फुर्र हो गए। रूप बदलकर क्या हुआ, वहां से निकल गए। रूप बदला, अपने साथ में और भी व्यक्ति निकाल कर ले गए। तो यहां पर एंड हुई लाहौर कॉन्स्पिरेसी का, जिसके अंदर बहुत तेजी से इन लोगों को ढूंढने का चार्ज लगा। आजाद के साथ 29 लोगों को कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर पकड़ा जाना था और उन्हें पकड़ पाना जो था बहुत मुश्किल हो चुका था। अब आ जाती है बात, इधर भगत सिंह जो थे वो निकल चुके थे, आजाद जो थे काफी मेहनत कर रहे थे। मेहनत करने के बाद में अब आ जाती है बात, फिर से ग्रुप टूट जाता है, फिर इकट्ठा होता है। इकट्ठे होने के बाद यहां पर एक काम और होता है।
यहां पर बॉम्ब फैक्ट्रीज से बॉम्ब लाने का डिसीजन लिया जाता है कि एक तरफ जो थे सुखदेव हर्ष बॉम्ब बना रहे थे और सरकार को डराने का कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में जो एक और बिल आया तो इन्होंने सोचा कि असेंबली में बॉम्ब फेंकेंगे और बहरी गवर्नमेंट को अपनी बात सुनाएंगे। बहरी गवर्नमेंट को अपनी बात सुनाने के लिए ये सारे इकट्ठे हुए। उस परिस्थिति के अंदर आजाद, जो चंद्रशेखर आजाद है, वो खुद जाकर असेंबली में बम फेंकना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, जो आजाद था अगर वो चला जाता, अगर आजाद चला जाता तो पूरे के पूरे आदर्श समाप्त हो जाते। इसीलिए सबने आदर्श के जाने का विरोध किया। फिर भगत सिंह ने खुद को, अपने आप को इस परिस्थिति में सामने लाया कि असेंबली में बम हम फेंकेंगे। उस समय में असेंबली में बम हम फेंकेंगे तो इनका साथ दिया और लोगों में बटुकेश्वर दत्त को, और भी लोग थे जो हिडन रूप में नीचे असेंबली में बैठे हुए थे। हुआ क्या कि इन्होंने वे बम फेंके जिनसे किसी को चोट ना पहुंचे। चोट ना पहुंचे तो इस परिस्थिति के अंदर दोस्तों इन्होंने बम फेंके, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, देश की आजादी के नारे लगाए और अपनी फायर किए हवा के अंदर, और ये बंद हो गए। अब दो परिस्थितियों में गवर्नमेंट चलने लगी। इनका जो ग्रुप था वो चलने लगा। एक जो था अरेस्ट हो चुका था वो वाला पार्ट जो जेल में था, दूसरा वो वाला पार्ट था जो अंदर से न्यूज के माध्यम से, दोस्तों न्यूज के माध्यम से इस ग्रुप की आइडियोलॉजी को बाहर निकालना था। इन आइडियोलॉजी के लिए, न्यूज मीडिया के लिए भगत जो चंद्रशेखर आजाद थे बाहर से न्यूज मीडिया और अपने काम को पूरा करने के लिए पैसे का बंदोबस्त कर रहे थे, बुरी तरीके से पैसों का बंदोबस्त कर रहे थे ताकि अंदर से आइडियोलॉजी जो थी बाहर आए। दूसरी तरफ इधर जो अरेस्ट के हुए जितने भी लोग थे, इन्होंने अंदर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाक में दम कर रखा था। खैर, अब वो परिस्थिति यहां पर खत्म हो जाती है। इस परिस्थिति के बाद बीच में जो आपका इनका ग्रुप था, इनका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ग्रुप था, ये टूटने लगा। धीरे धीरे यशपाल जैसे लोग जिनके ऊपर आजाद को बहुत भरोसा था, पैसा कलेक्ट करने के लिए भेजे जाते थे, और ये पैसा कलेक्ट करने के लिए जब भेजे जाते थे तो ये उस पैसे को लूट लेते थे। जितनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा होता था और ये उस पैसे को लूट लेते थे। ऐसी परिस्थिति में जब ये लूटने लगे अपने ही ग्रुप को, इसमें जो चंद्रशेखर आजाद है इन पर से भरोसा उठ गया, इन पर से भरोसा उठा और क्या हुआ कि मारने का डिसीजन ले लिया यशपाल को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि परिस्थितियां बदलने लगी। एक बार की बात, ये पाक के अंदर किसी से मीटिंग करने पहुंचे। इस परिस्थिति के अंदर आजाद का जो इंपैक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे इतना था कि इनके बारे में पता ही नहीं था कि आजाद कहां, कौन और कैसा दिखता है। तो इनके लिए बहरूपियों के रूप में इन्हीं के दल के कुछ सदस्य थे जिन्होंने इनकी खबर दी थी कि पार्क में मिलने जाएंगे अपने कुछ दोस्तों के साथ में। अब जब इन्हीं के ग्रुप के लोगों ने, इनके ग्रुप में फूट पड़ चुकी थी, यशपाल जैसे लोगों की वजह से अंदर जो वो गोपाल नाम का व्यक्ति है उसने भगत सिंह की पहचान करके ग्रुप को तोड़ दिया, बाहर से इन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। भगत जो आजाद है, इनके सर पर 30,000 रुपए का जिंदा या मुर्दा का इनाम रखा गया। अब 30,000 रुपए के लालच के अंदर क्या हुआ कि आजाद को पकड़ा और पकड़ने के बाद में इन्हें सरेंडर करने के लिए बोला गया। ये उस समय में एल्फर्ड पार्क जो इलाहाबाद के अंदर है वहां पर थे। एल्फर्ड पार्क एक पेड़ के पास मिलना था, यहां पर ये इनके साथ इनके और भी व्यक्ति थे साथी। इन्होंने क्या किया, उनको भगाने के लिए शूटिंग स्टार्ट कर दी, सेफ पासेज देने के लिए अपने दोस्तों को कि वो शांति से निकल जाए। इन्होंने 3 लोगों की हत्या कर दी, 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी और अपने दोस्तों को निकलवा दिया। शार्प शूटिंग स्किल्स से इनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, गोलियां खत्म होने लगी। तब समस्या क्रिएट हुई कि अगर जिंदा पकड़े गए तो इनके वचनों का क्या होगा कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। तो फाइनल गोली जो बची थी, उन्होंने क्या किया,
खुद को गोली मार दी कि मैं जीते जी नहीं पकड़ा जाऊंगा, खुद को गोली मार दी। अब इस प्रकार से जो एक रेवोल्यूशन जो ये लेकर आ चुके थे, धीरे धीरे बदलाव ला चुके थे, और जो अंग्रेजी शासन था इनसे डर रहा था, इन्हें आतंकवाद का रूप ले रहा था, उस पर धीरे धीरे रोक लगने लग गई। उधर अंदर 1931 के अंदर ही, इसी दौरान महीने के आगे 31 के अंदर 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से देश ने अपने रियल हीरोज को खो दिया। जिसमें से इंसिडेंट क्या हुआ कि अंदर से जब बम बनाए जा रहे थे तो एक इन्हीं का ही व्यक्ति पकड़ा गया, पुलिस ने उसे पीटा तो उसने बम बनाने की पूरी प्रणाली बता दी और उन सभी लोगों के ठिकाने बता दिए, जिससे बाकी 26 लोग भी पकड़े गए, भगत सिंह के साथ जेल में पहुंचाए गए, जिनमें से कुछ को सजा हुई, कुछ को काला पानी भेजा गया, कुछ को अलग अलग प्रकार से सजा मिली। अब आ जाती है पॉइंट यहां पे लीगेसी की। चंद्रशेखर आजाद एक अपने आप में ट्रू हीरो थे, एक ऐसे हीरो थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक अकेले ऐसे पर्सन जिन्होंने ब्रिटिश शासन की नाक के तले रहकर उनकी नाक में दम कर रखा था, उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। आजाद ने बहुत सारे लोगों को एसोसिएट किया, स्ट्रगल के लिए तैयार किया, ट्रेनिंग दी, उन्हें मारने का तरीका बताया और अलग अलग तरीकों से अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। इनके सामने हर बार प्रॉब्लम आई, लेकिन आजाद जो थे गिफ्टेड कंट्रीमैन थे, इनके अंदर टैलेंट था कि अंग्रेजों की नीतियों का कैसे विरोध करना है, अंग्रेजों की नीतियों को कैसे सरपास करना है। अगर इन्हें कांग्रेस का उस समय में सपोर्ट मिल जाता, गांधी का सपोर्ट मिल जाता, तो इन्हें कोई भी नहीं मार सकता था। लेकिन यह सच्चाई है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया, जबकि कागजी तौर पर ऊपरी कार्यवाही के अंदर ये मीठे बने रहे। इन्होंने हमेशा कोशिश करी कांग्रेस पार्टी ने कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने मीठे बनकर कि कैसे इनमें सुधार लाया जाए, लेकिन अंदरूनी तौर पर इन्होंने कभी मदद नहीं करी। अब प्लीज कमेंट में यह मत लिख देना कि मेरी आरएसएस की सोच है, मैं सिर्फ किताबी ज्ञान बता रहा हूं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे चलकर ग्रैंड डिपार्चर हुआ नॉन वायलेंट रूट का, गांधी का, और कांग्रेस जो थी अपने आप बढ़ती जा रही थी। गांधी की पेट्रियोटिक नीतियां जो थी देश में फायर लगा रही थी, और लोग जो थे ऑलरेडी तंग आ चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे कि बहुत ज्यादा। उस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, कहीं पर ब्रिटिश की जो नीतियां थी वो कमजोर होने लगी, ब्रिटिश की नीतियां कमजोर होने लगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अलग अलग देशों से रूल कर रही थी उन्हें अपनी शक्ति को एकत्रित करना मजबूरी हो गई थी। इस प्रकार की जो हीरोइक टेल्स हैं हमारी किताबों में नहीं लिखी जाती हैं दोस्तों, हमारी किताबों में नहीं लिखी जाती। अगर एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर या फिर अलग अलग किताबों में इन ऐसे हीरोज की कहानियां पढ़ाई जाए तो आज के दिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सही राह पकड़े, गलत पकड़ने की जगह। मैं ये नहीं कहता आतंकवादी बनो, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ गलत कार्य करें, लेकिन दृढ़ निश्चय करना, जीवन में कुछ करके दिखाना, अपना मार्गदर्शन सही करना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है यहां पर समाप्त होता है, जिसके अंदर फर्दर और भी बहुत सारी चेंजेस आए, लेकिन मेन जो कनेक्शन जो था, हमारा मेन बायोग्राफी जो थी वो यहां पर चंद्रशेखर आजाद साहब की समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। शेयर करते रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।